आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पर खूब सारे मज़े कर रहे होंगे, है ना? मैं आपको बताऊं कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में। जब मैं पानी कहता हूँ तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ख्याल में आती हैं? आपके ख्याल में पीने का पानी आता होगा, बारिश का पानी भी आता होगा, नदियों का पानी भी आता होगा, गड्ढों में भरा हुआ पानी भी आता होगा और तालाबों का पानी भी आता होगा, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि हम पानी के बारे में जितनी चीज़ें जानते हैं उनमें से कुछ चीज़ें बहुत खास है। जैसे नदियों में बहता हुआ पानी, ये वो पानी है जो हम पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं उसे फिल्टर करके, है ना? कुओं का पानी, कुओं में जो पानी है उसे भी पीने के पानी के रूप में सदियों से उपयोग किया जा रहा है। आप तो ये बात जानते हैं। नलों में आने वाला पानी नदियों से कुओं से ही होकर के आता है ना? कहीं घूमने जाते वक्त आपने तालाबों को देखा होगा, वहाँ पर भी पानी जमा हुआ होता है ना? तो आज हम इस पानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि पानी का जिक्र जब होता है तब अक्सर बात होती है इतिहास की, यानी हिस्ट्री की, हमारे बीते हुए दिनों की, है ना? तो चलिए, इस चैप्टर में जानने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं। तो मैं इस चैप्टर को अब शुरू करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े ध्यान से और अपने प्यारे प्यारे कान से इस चैप्टर को सुनेंगे और समझेंगे भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है बात पुरानी। अब इस पुरानी बात में क्या पुराना है? देखिए, यह है 650 साल पुराना घड़ीसर। सर यानी होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको इसका चित्र दिखा देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे सर कह तो रहे हैं कि ये है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा। ये है वह तालाब, 650 साल पुराना। ठीक है, किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा घड़सी ने। किसके साथ मिलकर बनवाया था? लोगों के साथ मिलकर। इसके दोनों तरफ ना पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते भी थे, जलसे होते थे, आज के लिए कह दूं तो पार्टियां होती थी और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। उस समय भी इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आया करते थे, है ना कमाल की बात। और सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और सफाई में भी हाथ बटाया करते थे। मीलों तक फैले इस घड़ सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था दोस्तों कि जब वह पानी से भर जाता था ना, तब बाकी पानी बहकर के नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था, और जब वह भी तालाब लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। सोचो कितने कमाल की बात है ना, कितनी अच्छी कारीगरी है। इस तरह से मैं आपको बताऊं कि 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार ही बह जाता है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ। आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये एक तरह का टिकट है। इसमें एक चित्र है अल बिरूनी का। तो देखिए, अल बिरूनी की नज़र से क्या देखना है? 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे ना, उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी उन चीज़ों के बारे में लिखा। चलो देखते हैं कि अल बिरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखा है। अल बिरूनी लिखते हैं, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है।
ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये डाक टिकट का है। ये 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। अब आगे है देखो और पता करो। हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से में। आपको तो पता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हमें चीज़ें समझ में आती हैं, और फिर हमसे कोई अगर प्रश्न पूछता है तो बड़ा मज़ा आता है जवाब देने में, ये बताने में कि हमें भी आता है भाई। तो चलिए देखते हैं क्या पता करना है। यहाँ लिखा है कि अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ, ये सब हैं? इलाका किस तरह का है? जैसे ढलान वाला है, पथरीला है, या किस तरह का है? तुम्हें क्या लगता है, बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? जैसे ज़मीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि, है ना? तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने स्कूल के आसपास का इलाका देखा था। वहाँ पे ना पक्की सीमेंट की सड़कें बनी हुई हैं, है ना? और मैं आपको बता दूं कि चूंकि स्कूल जो है वो ऊंचाई पर, टेकड़ी पर बना हुआ है, तो इलाका जो है वो कुछ इस तरह का है कि वहाँ पर ढलान दिखाई देती है। बारिश का पानी बह जाता है, ऊंचाई पर रुकता नहीं है, और बहते हुए नालों में मिल जाता है, और नालों से होता हुआ फिर नदियों में चला जाता है। इसके बाद में है बूंद बूंद की कीमत। समझते हैं क्या है इसका मतलब? दोस्तों, राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, मैं आपको बताऊं, जहां साल में ना बहुत ही कम दिन बारिश होती है। पूरे दिन बारिश के मौसम में हर समय बारिश नहीं होती। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी रहता है। सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी? दोस्तों, लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। क्या आप भी हर बूंद की कीमत जानते हैं? इसे पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। सुनिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते। यह एक साझी यानी सबकी ज़रूरत थी, इसीलिए इंतज़ाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो चाहे मजदूर। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती, और इस तरह ज़मीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती थी। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता था। सामने दिए गए चित्र में आप निशान लगाकर देख सकते हैं कि छत पे बरसने वाला पानी ज़मीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा, है ना? अब समझिए, इस चित्र को देखिए। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है? पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसीलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का ऐसा मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसीलिए कई जगह बहुत ही सुंदर सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। क्या आपने आज भी प्यासे लोगों के लिए जगह जगह गर्मी के दिनों में प्याऊ को देखा है, जहाँ पर कुछ मटके रखे होते हैं और पीने के पानी की व्यवस्था होती है? क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या था? अपनी दादी, नानी या किसी और बड़े से बातचीत करो कि जब वे तुम्हारी उम्र की थी तब घर में पानी कहाँ से आता था। क्या तब और अब में कोई बदलाव हुआ है? मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने मेरी दादी से पूछा था, तब वो कहते थे कि उनके घर के पास एक कुआं था, वहाँ से वो पानी भर कर लाते थे। बताइए कितनी मेहनत का काम करते थे वो, है ना? अब तो सीधे नल से घर में पानी आ जाता है। मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतज़ाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक या कुछ और? आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं? भाई, आज के सफ़र की अगर बात करें तो आजकल तो लोग बिस्लेरी की बोतल ले लेते हैं। पानी की बोतलें मिलती हैं, ट्रेनों में भी मिलती हैं, बस स्टैंड पर भी मिलती हैं, है ना? और पहले के समय की बात करें तो मैंने पूछा था, तो उस समय प्याऊ हुआ करते थे। जगह जगह लोग पानी पीने के लिए निःशुल्क व्यवस्था करते थे, ठीक है ना, जिससे यात्रियों को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। पानी से जुड़े रिवाज के बारे में पढ़ते हैं। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे क्या होता है पता है? लोगों की पानी की ज़रूरतें पूरी होती हैं। उत्तराखंड की ये फ़ोटो देख रहे हैं, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है।
आज शहरों में इसे रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर के पूजा करती है। पानी से ही तो ज़िंदगी जुड़ी है ना भाई, है कि नहीं? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियाँ भी तो बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? अगर देखी है तो कहाँ देखी है? जहाँ देखी है वहाँ बताइएगा ज़रूर, है ना, उसके बारे में। अब आगे है पता करो वाला सेक्शन। इसमें हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न क्या है, इन पर ध्यान दीजिए। हमसे पूछा गया है, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो। तो जहाँ मेरा स्कूल था ना, वहाँ पर एक कुआं बना था। यह कितना पुराना है? इसे किसने बनाया होगा? तो उसे किसने बनाया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो पुराना काफ़ी है, लगभग 300-100 साल पुराना। इसके आसपास किस तरह की इमारतें बनी हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वो कुएं के आसपास, दरअसल वो एक मैदान के बीच में है, ठीक है। आसपास झाड़ियाँ लगी हैं और इमारतें तो नहीं हैं, हाँ कुछ छोटे छोटे घर बने हैं। पानी साफ़ है या नहीं, क्या इसकी सफाई होती है? तो अब जब से लोगों को पानी की सुविधाएं मिलने लगी हैं तो उसकी साफ़ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन उसमें कुछ पानी दिखाई देता है पर वो साफ़ नहीं है। यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं? कोई नहीं भरता वहाँ से पानी। क्या कभी यहाँ कोई त्यौहार मनाया जाता है? तो मैं कहूँगा कि नहीं, वहाँ कभी कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। पानी कहीं सूख तो नहीं गया? नहीं, पानी उसमें अभी भी है। अब लिखा है, ज़रा सोचो, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। चर्चा करो। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती है? चर्चा करो। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। बिल्कुल, अगर ज़मीन के अंदर का पानी हम इसी तरह से ज़्यादा उपयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें भी पानी की कमी से, किल्लत से गुजरना पड़ेगा। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे, है ना, ये भी एक कारण है। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, तो बारिश से आने वाला पानी बह जाता है और नालों में बह कर के नदी में चला जाता है और फिर समुद्र में चला जाता है, ज़मीन में जा नहीं पाता। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? तो नहीं, और वजह क्या हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है ना, कि भाई अधिक से अधिक जहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं वहाँ पर सड़कें हैं या फिर सीमेंटेड रोड बना दिया गया है, तो पानी ज़मीन से होते हुए अंदर जाएगा नहीं, तो भूमि का जल स्तर बढ़ेगा नहीं, है ना। ठीक है, फिर है हाल की बात। आज लोग पानी का इंतज़ाम किस किस तरह से करते हैं? चित्र को देखकर चर्चा करो। तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर निशान लगाओ। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो उसे कॉपी में लिखो। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे जानकारी दी है। हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं कि गर्मी के मौसम में ये मेरे इलाके में भी हुआ था। इसके बाद लिखा है, हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए, अब काफ़ी दूर जाना पड़ता है, वो भी चलकर। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते हैं। आगे है, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। यहाँ लिखा है, हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। फिर यहाँ लिखा है, मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है, पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। एक जगह लिखा है, हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं। फिर है, हमारे घर में बोरिंग के पाइप से मोटर लगी है लेकिन बिजली ही नहीं होती, तो क्या करें। यहाँ पर यह भी बताया है, हम नहर से ही पानी भरते हैं। तो आपने देखा कैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपने पानी की कमी को दूर करते हैं, अलग अलग साधनों का उपयोग करते हैं, है ना। ठीक है, अब चर्चा करूँ। ज़िंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है? पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके ज़मीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। यह कहाँ तक सही है?
तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? समझिए, ये बिल है। बिल को देखकर बताओ, यह बिल कौन से दफ्तर से आया हुआ है? ये दिल्ली जल बोर्ड से आया हुआ बिल है। तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है? अब इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं, है ना? यहाँ पे कुछ और प्रश्न भी लिखे हुए हैं। मैं ये प्रश्नों को आपके सामने पढ़ता हूँ, देखते हैं क्या क्या लिखा है। इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जो है, वहाँ की जो सरकार है उसके द्वारा ये बिल जो है, ये विभाग जो है चलाया जाता है, और इसीलिए यहाँ पे दिल्ली सरकार जो है लिखा हुआ है। ठीक है ना भाई? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना? अब आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न देखते हैं, है ना, कि आगे क्या प्रश्न लिखा हुआ है। बिल किसके नाम से है? कितने महीनों में कितने पैसे देने यहाँ पर पड़ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि बिल जो है वो मोहम्मद उमर और मोहम्मद शोएब के नाम से है। 2 महीनों के 350 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी 1 महीने के लगभग 175 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसके बाद है, क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग अलग है? बड़ों से पता करो। तो ये आप ज़रूर पता कीजिएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है। यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं दोस्तों पानी के इंतजामात में लगी है। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये है दड़की माई। राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता। अब दड़की माई ने पहल करी और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी है। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। ये 4 गांव की कथा किताब से लिया गया हिस्सा है। तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी है? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर से ठीक करके इस्तेमाल किया? ये तो भाई आपको बताना पड़ेगा, है ना, कि आपके क्षेत्र में क्या लोगों ने ऐसा कोई काम किया है। अब हम क्या समझे? पोस्टर बनाओ, पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा जो है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ। एक पानी का बिल लाओ, उसे देखकर बताओ यह बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है। इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे। इसके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो, जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि पर हुआ खर्च, ये सब चीज़ें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसा है तो अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। और बाकी आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होने वाली है मेरी नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।